हेलो। हाय। नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है, हम सभी के, आपके, मेरे, हम सभी के प्यारे से चैनल मामा की क्लास पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो सेकंड चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स है, उसको सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको बेसिक पता होनी चाहिए। किसी भी काम को समझने के लिए तो बेसिक के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बेसिक जानने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, सिटीजनशिप क्या है, रेजिडेंटशिप क्या है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप से नागरिकता कानून का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले। और जो थर्ड टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को। इन सभी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? तो लेमन्स लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाए तो ये इसका मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर से होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने की बात क्या है कि फ्रंटियर क्या है। तो देखिए, फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्रीज कि, और यहाँ पे अब इससे आप डोमेस्टिक टेरिटरी को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का फॉर्मूला क्या है, वो डेफिनेशन क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर फ्रंटियर या पर्टिकुलर बाउंड्री में। एक नेशन, एक इकोनॉमी, एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मान लीजिए ये स्क्वायर उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, अपनी बाउंड्रीज के अंदर एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन करती है, सुई से लेके कार तक कितना प्रोडक्शन करती है और उस प्रोडक्शन से कितना प्रोडक्शन करती है, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी से मेजर किया जाता है। यहाँ पे टेरिटरी का मतलब बाउंड्री से, क्षेत्र से, कि उस एक कंट्री अपने घरेलू क्षेत्र में जितना भी उत्पादन कर रही है वो सब उत्पादन वो अपने घरेलू क्षेत्र में ही करेगी। आई बात समझ में? आई होप आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसमें जान बात करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में तो अगर देश के अंदर सुई से लेकर कार तक जो भी उत्पादन हो रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन देश के बाहर की भी कई चीज़ें आती है, जो हमारे इंडिया से बाहर भी कई चीज़ें होती है जो हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। तो आइए उनको समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। और दूसरा एग्जांपल है एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए आपको तीन कंट्री को एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो तीन कंट्री है। पहली कंट्री तो अपनी नॉर्मल सी बात है, इंडिया ही होगी, क्योंकि इंडिया ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। तो इंडिया तो है ही हमारी पहली कंट्री। दूसरी कंट्री हम जापान को लेते हैं और तीसरी कंट्री हम रशिया को लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये जापान है। अब मैंने यहाँ पे जापान का बॉक्स इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि इंडिया जापान के मुकाबले में बड़ा है। और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में मैंने रशिया का बॉक्स इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया है, चौड़ा, क्योंकि रशिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। तो इंडिया से तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ी ही होगी। तो देखिए, जो जापान है उसमें किसी क्षेत्र में एयरक्राफ्ट्स, शिप ऑपरेटेड होते हैं इंडिया के भेजे गए रेजिडेंट के द्वारा, इंडिया से भेजे गए निवासी के द्वारा। कहीं पे भी एक क्षेत्र है जापान में, कहीं पे भी जहाँ पे कोई भी भारतीय जापान की एयरक्राफ्ट शिप को ऑपरेट करता है, भारत की एयरक्राफ्ट को शिप को ऑपरेट करता है, तो जो वो क्षेत्र है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है, वो जापान का नहीं माना जाएगा, वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। आई बात समझ में? वैसे इंडिया में कोई क्षेत्र है जहाँ पे ये काम होता है तो वो इंडिया का नहीं, जापान का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। आई बात समझ में? और जो इसी तरह एग्जाम्पल टू है एम्बसीज, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट यानी कि दूतावास, सैन्य ठिकाने। मान लीजिए भारत के कोई कई सैन्य ठिकाने
ठिकाने हैं या दूतावास है, ये सब रशिया के अंदर है, तो वो दूतावास या सैन्य ठिकाने है जो वो भारत के माने जाएंगे, रशिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड होंगे। ये सब भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया होगा टॉपिक। अब हम ये बात करेंगे कि ये चिप्स हमने तो अभी तक बात करी कि क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड है, लेकिन अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी डजेंट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर नहीं आती। तो आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आती। तो सबसे पहला चीज़ है, देखो हमने हाईलाइट कर रखा है, ये आप इन सबको एक नोट्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो देखिए, एम्बसीज ऑफ अ फॉरेन कंट्री, मान लीजिए जैसे कि भारत के दूतावास अगर रशिया में है, भारत का दूतावास अगर रशिया में है, ये देखिए दूतावास है भारत का, अगर ये रशिया में है तो ये केस के इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। वैसे अगर कोई रशिया का दूतावास भारत के अंदर होगा, सपोज कीजिए ये है, तो ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ऑल राइट, तो ऐसा ही होता है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNO, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सभी चीज़ें ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस के द्वारा बनाई गई, संगठित की गई, इसमें कई सारे देश हिस्सा लेते हैं इन संगठनों में। तो मान लीजिए अगर WHO के या UNO का ब्रांच अगर इंडिया में आता है, ये इंडिया हमारा, ऐसे ऐसे आप कुछ समझ लीजिए हमारा इंडिया है, तो इसके अंदर कहीं पे भी आता है, मान लीजिए ये जो क्षेत्र है WHO का ब्रांच है, तो आप इसको ये समझेंगे कि ये जो एरिया वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, ये यूएस के ये यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि जो WHO है वो यूएस के द्वारा बनाई गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जहाँ पे भी इसके हेडक्वार्टर्स होंगे या ब्रांच, हेडक्वार्टर्स तो नहीं कह सकते, जहाँ पे भी इनके ब्रांचेस होंगे वो सब यूएसए के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर हर मतलब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। तो देखिए सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप होता क्या है। हमारे देश में हाल ही में नागरिकता के ऊपर बहुत ही बड़ा बवाल मचा है। ये जो वर्ड है इससे आप सभी को पता है, कई लोगों को जिनको इस वर्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है उसको डर लगने लग गया होगा, पर इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं है। इसको हम बताते हैं क्या होता है, नागरिकता क्या है। तो जो नागरिकता है वो एक बहुत ही लीगल कंसेप्ट होता है, एक इजी कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा तालमेल नहीं है, कानूनी प्रोसेस है नागरिकता। ये दो तरीके से मिलती है, एक तो होता है बाय बर्थ में, एक मिलती है बाय बर्थ और एक मिलती है लीगल प्रोविजन से। तो पहले बाय बर्थ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जिस भी देश के हैं, जिस भी देश के निवासी है, ठीक है, और उस देश के उस देश के निवासी आप हो जाते हो। कैसे हो जाते हो अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है, तो आपका उस कंट्री का सिटीजनशिप आप नहीं बनोगे जहाँ पे भी कंट्री में आपका जन्म हुआ है। आपके पेरेंट्स जिस कंट्री के सिटीजन होंगे, जिस कंट्री के नागरिक होंगे, तो आप कहीं पे भी जन्म ले लेना, कहीं पे भी आप बर्थ ले लेना, आप ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स के होम कंट्री के सिटीजन बन जाओगे। तो कई लोग कहते हैं कि आप मान लीजिए जिस कंट्री में पैदा हुए हैं तो आप वहाँ के सिटीजन बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल रॉन्ग है। आप किसी भी कंट्री में पैदा हो जाइए, आपके पेरेंट्स जिस कंट्री के होंगे निवासी या नागरिक होंगे, निवासी नहीं कह सकते, निवासी तो रेजिडेंटशिप में आ जाएगा, आप जिस भी कंट्री के सिटीजन होंगे, आपके पेरेंट्स नागरिक होंगे, आपको बाय बर्थ उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो लीगल प्रोविज़न है, इस लीगल प्रोविज़न को समझने के लिए हमें रेजिडेंटशिप को समझना पड़ेगा। तो आइए हम इसको भी समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है मिस्टर ए, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, देखो यहाँ पे टिक भी लगा पहले से। तो मान लीजिए एक आदमी है मिस्टर ए, तो ये यूएसए में रहना चाहता है, इंडिया का ही आदमी है, वो यूएसए में रहना चाहता है काम करने के लिए। तो उसको भारत से भेजा गया है यूएसए में काम करने के लिए। तो वहाँ पे
अर्न करता है मनी, उसको वहीं पे स्पेंड करता है, बच्चों को भी वहीं पढ़ा है, सब चीज़ वहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अभी इंडिया के द्वारा भेजा गया रेजिडेंट माना जाएगा यूएसए में। वो यूएसए का सिटीजन नहीं है, वो इंडिया के द्वारा भेजा गया रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब यहाँ पे निवासी से है, जो यूएस में रह रहा है, यूएस में एक नॉर्मल रेजिडेंट की तौर पर रह रहा है, वहाँ का निवासी है, लेकिन वहाँ का नागरिक बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक लीगल प्रोविज़न के थ्रू गुजरना पड़ेगा। उस लीगल प्रोविज़न के थ्रू उसे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट उसे क्या कहते हैं, उसको देखेगी, उसके बारे में डिटेल्स निकालती है, ये जो भी मान लीजिए उसकी डिटेल्स है, फिर उसको अलाउ करती है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसमें 5 साल लगते हैं यूएस में, और कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी किस कंट्री में गया है। तो उस लीगल प्रोविज़न के थ्रू वो वहाँ का सिटीजन बन जाता है। तो ठीक है, पहले हमने पढ़ा बाय बर्थ कैसे आदमी सिटीजनशिप कहीं की लेता है, जहाँ से उसके पेरेंट्स होंगे सिटीजन, वो बाय बर्थ वहीं का सिटीजन बन जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है लीगल प्रोविज़न, होता है कि किसी कंट्री में जाके अप्लाई करके वो वहाँ का बन सकता है नहीं सिटीजन, ठीक है। लेकिन जब तक वो अप्लाई किया है उसने, जिस पीरियड ऑफ टाइम में उसने अप्लाई किया, मान लीजिए 5 साल बाद वो अप्लाई करने के लिए लायक होता है, तो वो 5 साल तक क्या है, वो 5 साल पहले तक क्या है, उस कंट्री के लिए वहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट है, उस कंट्री के लिए वहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक पे आने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से आप सुन लीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक घंटे का बटन भी होता होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ, उसको भी दबा देना, उस पर दबा देना, ठीक है प्लीज़, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। अब आइए फैक्टर इनकम की और ट्रांसफ़र इनकम की बात करते हैं। तो देखिए, फैक्टर इनकम को समझने के लिए हमें दोबारा से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा। अगर आपने हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको नहीं पता, तो हमारी वीडियो है एक जिसमें हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाया है, वो आपको आई बटन पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो वीडियो 2-3 मिनट की है, उस वीडियो को देख के आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा अच्छी तरह से कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, और आप फैक्टर ऑफ इनकम को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आपसे मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर ऑफ इनकम को समझना। तो मान लीजिए जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, हम सभी किसी न किसी फॉर्म में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। तो हम्म, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम होती है, चाहे लैंड से हाउस होल्ड को रेंट के रूप में इनकम हो, लेबर को काम करने के बाद वेजेस के रूप में इनकम हो, कैपिटल लगाने के बाद मालिक को इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो, या इन दी एंड प्रॉफिट के रूप में इनकम हो, वो सब इनकम है, जो भी तरह की इनकम है, ये सब फैक्टर इनकम कहलाती है, ये सब फैक्टर इनकम कहलाती है। आई बात समझ में? आई होप आपको फैक्ट्री इनकम भी क्लियर हो गया होगा। अब आइए ट्रांसफ़र इनकम को समझते हैं। तो ट्रांसफ़र इनकम को समझने का एक ही तरीका है, गिफ्ट वर्ड समझ लो। गिफ्ट वर्ड, जिस भी काम के लिए आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया, आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिले किसी न किसी रूप में, ठीक है। मान लीजिए काम तो हम सब चीज़ के लिए करते हैं, हमें सब चीज़ के लिए जो भी चीज़ कुछ मिलता है वो काम के करने के लिए ही मिलता है, लेकिन जो भी काम ऐसा काम हो जो बिल्कुल भी एज अ इकोनॉमी के लिए वैल्यूएबल ना हो, जैसे कि आप पढ़ के स्कॉलरशिप लेते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको कौन देती है? सरकार देती है। कितने? 85% से सपोज ज़्यादा नंबर लाने पे आपको स्कॉलरशिप मिली है, 80% से ज़्यादा नंबर लाने पे आपको स्कॉलरशिप मिली। तो ये जो भी स्कॉलरशिप मिली है, तो आपको आपको एजुकेशन के में आप अच्छे हो, आप अपनी स्टडी में अच्छे हो, इसलिए आपको स्कॉलरशिप मिली। तो ये भी ट्रांसफ़र इनकम का ही एक पार्ट है। इसके लिए आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो आपके पढ़ाई करने से इकोनॉमी में फ़ायदा हो, जीडीपी हमारे देश की बढ़े। तो ये ट्रांसफ़र इनकम का ही हिस्सा है। आपको सब्सिडी मिलती है, आपने सिलेंडर लिया, उस पर आपको सब्सिडी मिली, और भी कोई चीज़ ली तो आप खरीदी तो आपको सब्सिडी मिलती है। तो ये सब ट्रांसफ़र इनकम का ही एक और पार्ट है।
और इन द एंड ओल्ड एज पेंशन भी है, ये भी ट्रांसफर इनकम का पार्ट है। लेकिन पेंशन भी दो तरीके की होती है। एक आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब से, मान लीजिए एक आदमी है गवर्नमेंट जॉब पे है और वो सर्विस देने के बाद 60 साल का के बाद वो रिटायर हुआ है, 60+ होने के बाद वो रिटायर हुआ है, तो उसको जो पेंशन मिलेगी तो वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड नहीं होने वाली, क्योंकि उसने 60 ईयर्स तक सर्विस दी है सरकार को। लेकिन एक सिंपल आदमी है, वो ऐसे ही मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, कहने का मतलब ये है। और जब वो 60 साल+ का हो गया, 60 साल से ज़्यादा का हो गया, तो वो फिर अप्लाई करेगा पेंशन के लिए, और फिर जब उसे पेंशन मिलती है, उसके लिए उसको जब पेंशन मिलती है तो उसे ओल्ड एज पेंशन कहते हैं, और ये पेंशन ट्रांसफ़र इनकम में इंक्लूड होती है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तीनों के तीनों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ये बेसिक कंसेप्ट्स थे, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सिटीजनशिप थी, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम था, नॉर्मल रेजिडेंट था, ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी थी हमारी स्टार्टिंग की टॉपिक्स। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो हमारे जितने भी आपने पावर पॉइंट देखे, आप इनको नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आए पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना। इस वीडियो को कुछ भी खामियां दिखे हमारी वीडियो में तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। और खुश रहिए, माता पिता का आदर सम्मान कीजिए, बात मानिए, और सेफ रहिए इस टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे। और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल राइट।